नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं बिजनौर के निरीक्षण भवन में। और कल जो बड़ा घटनाक्रम हुआ बिजनौर में, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह जी पे हमले का, उसको लेके लगातार बिजनौर में माहौल गर्म है। और मुजफ्फरनगर में भी लोगों ने आज उस मुद्दे पे अपना आक्रोश व्यक्त किया। बिजनौर के इस निरीक्षण भवन पे आज उनके समर्थक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। और पूरा घटनाक्रम क्या है, और पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा है जैसे राजा भारतेंद्र सिंह जी को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों या दूसरे संगठनों से जुड़े लोग हों, लगातार घेरने की कोशिशें कर रहे हैं। क्यों बिजनौर में ऐसे हालात बन रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खुद राजा भारतेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। तो एमपी साहब, कल जो बड़ा घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला था? माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट नीति है कि माफियाओं को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। जो लोग तालमेल बना के नेताओं से और अधिकारियों से और अवैध धंधे को खुल के कर रहे हैं, जैसे अवैध कॉलोनी काटना, जैसे अवैध खनन, जैसे अवैध पेड़ों का कटान, आरा मशीन चलाना, वन विभाग की भूमि में आपके स्टोन क्रशर चलाना, रेते का खनन, मट्टी का खनन, जो कि रात में होता है और कहा जाता है कि ये परमिशन ली भी है, तो ये रात में क्यों हो रहा है? इस प्रकार के काम पर सख्ती से रोक लगेगी। तो इसमें मुख्यमंत्री जी के आदेश थे। ये कहानी बहुत पहले जुलाई में शुरू हुई, जब रॉबिन हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ बदतमीजी हुई। और जब पता लगा कि इतनी हिम्मत क्यों किसी को सड़क चलते व्यक्ति को गाड़ी रोक के उससे क्यों बदतमीजी कर रहा है, तो पता लगा कि इन्हें जो इतना अहंकार इनके सिर पे बोल रहा है वो एक पैसे का है। और उस पैसे के कारण जो रसूख बन रहा है इनका, उसकी वजह से इनका बिल्कुल आपे से बाहर हुए हैं ये। लगभग यही घटना, जैसी घटना रॉबिन के साथ हुई, गाड़ी घेर ली, बदतमीजी करी, बिल्कुल लगभग उसी तरह की घटना रॉबिन के साथ बदतमीजी हुई जुलाई में। और मेरे साथ बिल्कुल लगभग वही घटना दोहराई गई कल, मतलब मार्च में। मुकदमे लिखे गए थे 1 अप्रैल को मुकदमे लिखे गए थे जब रॉबिन के साथ बदतमीजी हुई थी, और उन पे कार्रवाई भी हुई है। मगर ऐसा लग रहा है कि पैसा सिर चढ़ के बोल रहा है साहब। और जैसे मैंने कहा कि इसमें तार बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपने देखा ही है सोशल मीडिया पे किस तरह से अपने आप को किसान यूनियन अराजनैतिक बताने वाले किसानों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। रॉबिन किसान के बेटे हैं, पास बोलड़पुर गांव में रहते हैं। जो दूसरे अपने कार्यकर्ता हैं, तुषार मलिक, वो भी गांव में रहने वाले हैं। मुश्किल से 8-10 बीघे ज़मीन है उनके नाम पे। और भूसे का खरीदने और बेचने का काम, एक पीलीभीत से सस्ता भूसा ला के यहाँ पे 10 रुपये क्विंटल के प्रॉफिट पे बेचने का काम करते हैं। मगर सहानुभूति ना रॉबिन के प्रति है, ना तुषार मलिक के प्रति है। सहानुभूति पता नहीं क्यों हमारे किसान नेता दिगंबर जी की खालिद तालिब के प्रति है, जिनका कोई खेती नहीं, कोई किसानी नहीं, उनका काम कॉलोनी काटना है। तो इस प्रकार की घटना है ये। कल हुआ क्या था? चूंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई राजा साहब कोई अधिकारी तो थे नहीं, कोई डीएम नहीं थे, एसडीएम नहीं थे, तो राजा साहब भाई मौके पर पहुंचे क्यों, गए क्यों, अधिकारी जाते हैं मौके पर? सही बात है। 3 अपने कार्यकर्ता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया मुझे दिख नहीं रहे, नरेंद्र और सुधांशु, नरेंद्र सुधांशु और तुषार मलिक मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि साहब जो आरा मशीन प्रशासन द्वारा सील की गई हैं वो तो चल रही हैं। और इन्होंने अपनी बहुत बड़े रिस्क लेके, अपनी बहुत बड़ा जोखिम लेके इन्होंने वहाँ पर एक ड्रोन लेके पहुँचे और ड्रोन उड़ा के ऊपर से इन्होंने पूरा फ़ोटो खींच लिया। तमाम लकड़ी पड़ी है, लेबर उसे उठा रही है बिना काटी हुई लकड़ी को, और आरा मशीन की ओर लेके जा रही है। ये सब दिख रहा है, उसमें काम हो रहा है,
रिक्शा भी आ रही है, कटी हुई लकड़ी लेके जा रही है, ये सब उसमें ड्रोन में दिख रहा है। तो मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो जो जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इसके जांच के लिए, एडीएम साहब और एडीएम न्यायिक, एसडीएम न्यायिक, मैं उनके पास गया। उन्हें मैंने कहा देखिए सर, तो उन्होंने एकदम फ़ोन करा, किसी से बात करी, और तो उन्होंने, तुषार ने पूछा कि साहब किससे बात हुई, तो उन्होंने बताया फलाने वन विभाग के अधिकारी से बात करी है। तो उन्होंने कहा कि सर ये तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि इतने पेड़ रोज़ आ रहे हैं आरा मशीन में, इतनी लकड़ी रोज़ जा रही है आरा मशीन से, और वन विभाग के अधिकारी को जो उस क्षेत्र में, क्षेत्र का जिस पे दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसे पता ना हो। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो अब सारा काम बंद होएगा और ये सारा सामान उड़ जाएगा। तो मैंने एडीएम साहब से निवेदन करा, मैंने कहा सर आप जाके एक दफ़ा इसे, इसकी ये जो आपके सामने फिल्म है इसकी पुष्टि तो कर दीजिए, ताकि इन्होंने इतनी जोखिम उठाई है किसी तरह से किसी सिरे तो चढ़े। तो एडीएम साहब ने कहा ठीक है सर, हम चले जाएंगे। तो इन्होंने समझाने की कोशिश करी कि आरा मशीन कहाँ पे है, तो ये पहले निकल गए। ये पहले निकल गए। जैसे ये वहाँ पहुँचे, इन्हें तीनों भाई मिले, आबिद, खालिद और तालिब, और इन्हें कहा कि चलो अंदर आओ बात करते हैं। और तुषार से कहा कि यार पहले भी तूने ही मुकदमा लिखवाया था, अब भी तू ही लिखवा रहा है, बता क्या बात करते हैं, हम दोनों बिजनेसमैन आदमी हैं। तो ये वहाँ आरा मशीन की लकड़ी पकड़ी जा रही थी, तो उसने कहा आपकी तो आरा मशीन चल रही है, तो सील है इस पे। खालिद, जिन पे ज़्यादा पैसे का अहंकार मंडराता रहता है, और उसने एकदम कट्टा निकाल के कहा ये ऐसे नहीं मारेंगे, इन्हें 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 इन पे मारो। अब ये देखते ही कट्टा, तीनों गांव के लड़के, इन्हें पता है कट्टा जब दिखता है तो क्या करते हैं, ये मुड़े और भागे वहाँ से। पीछे से फायरिंग हुई, ये दौड़ के जैसे ही गेट से आरा मशीन का मेन गेट बंद था, साइड के गेट से गए। शक ये होता है कि ये जब आपको परमिशन है, आपकी जो सील करी गई सरकार द्वारा आपकी आरा मशीन, और आप कह रहे हैं कि जी बहाल हो गई, तो मेन गेट खोल दीजिए, मेन गेट क्यों बंद है, यही अपने आप में शक का विषय है। खैर ये जैसी बाहर वहाँ से भाग के आए अपनी जान बचा के, उधर से एडीएम साहब की और एसडीएम साहब की गाड़ी आई, वो उतरे, उनके साथ उनके 2 गार्ड उतरे, ये एकदम उनके जाके पीछे खड़े हो गए। थोड़ी देर में मुझे फ़ोन आया कि साहब इनके पास तो, इन्हें बहाल कर दिया गया, इनके पास ऑर्डर है। तो मैंने कहा ऑर्डर कैसे है साहब, अगर ऑर्डर होता तो जांच अधिकारी को मालूम होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा सर आप देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है साहब मैं आ रहा हूँ। तो मैं आया, बाहर गेट पे ही खड़े थे सब, सड़क के किनारे। तो मैंने देखा ऑर्डर, तो मैंने ऊपर ही देखा, उस पर तो दिसंबर की डेट है। तो मैंने कहा सर ये तो ऑर्डर ही गलत है, ये तो ऑर्डर सीज हुई है फरवरी में, ऑर्डर आप दिखा रहे हैं दिसंबर का, तो ये तो निरर्थक है। आज डीएफओ साहब ने और जो हमारे एडीएम न्यायिक हैं, उन्होंने जॉइंट अपनी प्रेस वार्ता करी, और उन्होंने स्पष्ट कराया कि ये सील तोड़ी गई है, ऐसा कोई आदेश नहीं था, ये आदेश जो दिखा रहे हैं उसका वो भी गलत है। तो वो जो आदेश दिखा रहे थे वो भी गलत है पहले, आज ये हमें पता लगा। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर नहीं हमारी तो मिल तो सीज है, वो अपनी 100 मिल मतलब आरा मशीन तो सील्स है, आप आके देख लीजिए। एडीएम साहब ने कहा चलिए सर। तो मैंने कहा चलिए सर। तो हम अंदर चले गए। अंदर गए तो कपड़ा सा बंधा था उसके ऊपर, मगर कोई सील नहीं लगी हुई थी, जो लाल लाख की जो सील होती है कि ये बंद करा गया प्रशासन द्वारा, वो थी नहीं। तो मैंने अपने साथ जो पत्रकार थे, कुछ यूट्यूब वाले थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया देखिए इसकी फ़ोटो खींचिए। तो जैसे ही वो आरा मशीन के नीचे वो जो गड्ढा सा है उसमें पास से फ़ोटो लेने के लिए कूदे, तो ये तड़प गए और गालियाँ देने लग गए तालिब कि मैं टांग तोड़ दूंगा, और उसे भी और अपने तुषार को भी और मुझे भी। तो मैंने कहा देखिए ऐसे धमकाने का ज़माना ख़त्म हो गया है, अब ये योगी सरकार है भैया, और ये ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं देखता हूँ, मैं हज्जुम बुला लूँगा, मैं देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। तो मैंने कहा जिसे तुम बुलाना चाहो आप बुला लो, और जांच तो हो रही है और जांच तो होगी। खैर उन्होंने फ़ोन वोन करा, अपना इधर उधर हल्ला काटते रहे। शुरू में तो उन्होंने, फिर बाकी 2 भाई भी उनके साथ जुड़ गए और वो अपना हल्ला वल्ला काटने लगे। एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि सर अब यहाँ से निकलते हैं,
हाँ, तो मैंने कहा चलिए। तो हम वहाँ से पैदल करके निकले। बहुत बड़ा हाथा है, कम से कम 5 एकड़ का होगा, 4-5 एकड़ का तो निश्चित है। जब 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 तक हम लौट के वहाँ से लौट के घूम के बाहर निकले, तब तक उन्होंने हमारी गाड़ियाँ घेर ली थी, ख़ास तौर से मेरी गाड़ी। तो हमारे मेरे गनर ने कोशिश करी कि वो हटे, मैं गाड़ी के अंदर बैठूं। मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर वो ड्राइवर को ना बैठने दें, ड्राइवर के दरवाज़ा ना बंद होने दें, उसे उसे दम बंद करवाया। फिर उसका एक भाई जो है वो गाड़ी के नीचे कूद रहा, खुद ही घुस रहा गाड़ी के अंदर, उसे खींच के वहाँ से हटाया। फिर मेरी गाड़ी वहाँ से गई। जब मेरी वहाँ से गाड़ी निकल गई, उसके बाद मैंने कहा भाई, एक तो कुलवंत रह गए हैं, दूसरी गाड़ी में वो आ गए हैं या नहीं, दूसरे जो अपने कार्यकर्ता वहाँ रह गए हैं उनका देखो, कुछ तो मेरे साथ बैठ ही गए थे। फिर पता लगा सब अपने दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे हैं। जब साथ बैठे, पूरी घटना का आइडिया लगा कि ये क्या हुआ, तो मैंने कहा भाई अगर गोली चली है तो निश्चित FIR होनी चाहिए, तो किस वकील से मिलें, कैसे FIR करवाएं। तब SP साहब का फ़ोन आया। SP साहब ने कहा सर मैंने कहा मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था। कहने लगे सर आ जाइए। तो सीधा SP साहब के पास गए, वहीं पे तहरीर बनवाई, तहरीर बना के SP साहब को और CO साहब को सौंपी, और FIR दर्ज हो गई है। हमला था या हमले का प्रयास था, या फिर एक बौखलाहट थी उनकी सील आरा मशीन पे, आप जांच कराने पहुंच गए? असल में जैसे वो खुद ही बता रहे हैं, अगर आप फिल्म देखें उसमें जो जो आपके बहुत ही साहसी पत्रकारों ने बनाई है, उसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी 4 आरा मशीन हैं वो बंद हो गई, मेरे 4 स्टोन क्रशर हैं वो बंद हो गए, और भी बहुत सारा वो काम बता रहे हैं उसमें। ट्रांसपोर्ट है, पासपोर्ट मेरे जब्त हो गए। अब इनके इतने ज़्यादा मुकदमे हैं इनके खिलाफ कि वो उसकी जो सरकार की कार्रवाई है वो चल रही है, वो सरकार की कार्रवाई चल रही है। अब बार बार ये सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि जी भारतेंद्र सिंह वहाँ क्यों गए। भारतेंद्र सिंह को वहाँ पर बुलाया गया कागज़ देखने के लिए। मुझे क्यों बुलाया गया? क्योंकि जांच मेरी प्रार्थना पत्र पर हो रही है। मुख्यमंत्री जी को मैंने जाके प्रार्थना पत्र दिया था, मेरी मौजूदगी में अपने तुषार ने वो प्रार्थना पत्र दिया। मैं बार बार जा रहा हूँ, एक बार रॉबिन के साथ गया, एक दफ़ा तुषार के साथ गया, उसके बाद भी मैं हुआ है एक बार। मैं बार बार जाके मुख्यमंत्री जी को, जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत है, जो काम अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, जो होने चाहिए, जो मेरी समझ के काम है, मैं अपने नेता से उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो इस वजह से मुझे पता लगा कि भाई जहाँ भी हमें दिखता है कि भाई यहाँ पे अपना काम जिस तरह से नहीं हो, जिस तरह से होना चाहिए सरकारी काम, वैसे नहीं हो पा रहा, तो मैं संबंधित लोगों से बताता हूँ, उसकी पुष्टि करने की कोशिश करता हूँ। एक बात। दूसरी बात, जब तुषार मलिक, सुधांशु और नरेंद्र वहाँ पर अपनी जान जोखिम में लगा के वहाँ पहुँच गए, तो क्या मेरा जाना वहाँ उचित नहीं है? क्या नेता पीछे बैठे रहेंगे और कार्यकर्ता शहीद होते रहेंगे? ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। नहीं, पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद कार्यकर्ता जाएंगे। जहां भी मेरे कार्यकर्ता होंगे, और कार्यकर्ता ही नहीं, जहां भी मेरे मतदाता पे जरा सी भी आंच आएगी, मैं निश्चित वहां जाऊंगा सूचना लेने, पता लगाने, और जो भी न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है उसे उसे बढ़ावा देने के लिए। अगर मान लो पिछले साल रोबिन भाई के साथ वो घटना ना होती और आप CM साहब से ना मिलते, तो ये जो सारी कारगुजारी आप बता रहे हैं, जो गोरख धंधा आप बता रहे हैं चल रहा है, उससे पर्दा ही ना हटता। फिर बड़ी कार्रवाई तो तभी उसके बाद ही शुरू हुई ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये भी एक दुर्भाग्य है कि एक हमारा राजनीतिक यथार्थ है कि हम उस जगह वहाँ पे कब्रिस्तान की तरफ, और वहाँ पे जो लोग हैं कब्रिस्तान के आसपास जो मुस्लिम आबादी है, उनसे हमारा बहुत कम संपर्क है ना। वो मतलब कोई एक आधा आ जाए किसी पर्सनल काम के लिए, अपने व्यक्तिगत काम के लिए, तो मैं हमेशा उनका काम प्राथमिकता पर, किसी भी गरीब का काम हो, मैं उसे हमेशा प्राथमिकता पर प्रशासन की उस पर नज़र पड़ जाए, उसकी अच्छी तरह से जांच हो जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। मगर ये मैंने ज़्यादातर देखा है कि
उनके नेता उनकी पार्टी अलग है, हमारे नेता हमारे मतदाता और हमारी पार्टी अलग है, और कहीं ना कहीं हम आपस से मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि सबका जनप्रतिनिधि होता है, और मेरा पूरा प्रयास होता है कि कोई भी आए, ख़ास तौर से अगर कोई भी गरीब है, वो चाहे किसी भी बिरादरी, किसी भी राजनीतिक विचार का हो, किसी भी राजनीतिक विचार का समर्थक हो, अगर वो गरीब है और अगर उसकी बात मुझे उचित लग रही है, तो मैं ज़रूर उस पर प्रशासन का ध्यान डलवाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि उसकी जांच अच्छी तरह से हो जाए। खालिद और तालिब के खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई, योगी जी का बुलडोजर चला, इसी वजह से आप उनके निशाने पे हैं आज? जी निश्चित, ये कारोबार तो बहुत दिनों से चल रहा है, मगर मेरी नज़र में और हम सब की नज़र में खालिद तालिब जो अटके, वो इसी वजह से अटके कि पहले उन्होंने बदतमीज़ी रॉबिन से करी, और कमाल है उनके अहंकार का कि इतनी कार्रवाई के बाद अब दूसरी बदतमीज़ी उन्होंने फिर से दोहरा दी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि उन पे तो मतलब उनके सिर पे बिल्कुल मतलब इतना अहंकार बोल रहा है कि उन्हें पता होना चाहिए था कि कार्रवाई तो निश्चित होगी, निश्चित होगी। अगर पहले हुई थी तो फिर होगी, और अब तो उनके कारनामे बहुत खुल गए हैं और प्रशासन और शासन की नज़र में आ गए हैं। ऐसे मौके पर एडीएम, एसडीएम न्यायिक के सामने, अपने वन विभाग के अधिकारियों के सामने, वन विभाग के वर्दीधारी कर्मचारियों के सामने, 3 पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के सामने, मेरे एसडीएम साहब और एडीएम साहब के तीनों सुरक्षा कर्मी वहाँ थे, और ज़िले के इतने बड़े अधिकारी एडीएम और एसडीएम वहाँ पर थे। उनके सामने इस बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई मतलब नहीं था सर, कोई मतलब नहीं था। मगर अगर वो इतने, उसके बाद भी, और फिर इतनी सारी प्रेस, इतने सारे कैमरे आप पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये इतनी बदतमीजी कर सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने कितनी अति, कितने गरीबों के साथ करी हुई है। गरीबों की कब्रें तोड़ तोड़ के इन्होंने अपनी कब्रिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी आरा मशीन वगैरह बनाई हुई हैं। साफ दिख रहा है ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। योगी जी से क्या डिमांड करेंगे अब आप? अभी तो कार्रवाई चल रही है, जो अगर कार्रवाई में कमी होगी, अगर किसी तरह से देखते हैं कि कहीं भी त्रुटि आ रही है और जो कार्रवाई चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है, तो निश्चित रूप से इसी के बारे में नहीं, सभी बहुत सारे विषय रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, वो सभी रखते हैं हम बार बार। जितने भी कार्यकर्ता जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, हम सबसे मिलते हैं, हमारी बात सुनते हैं, उनका संज्ञान लेते हैं, यहाँ पे दिशा निर्देश मिलता है। राजनीतिक दलों के नेताओं के निशाने पर आप है। सांसद रुचि वीरा जी ने आपके खिलाफ आज बयान दिया, उन्होंने भी वही विषय उठाया कि भाई वो किस अधिकार से वहाँ पहुँचे थे, और विधायक राम अवतार सैनी जी का भी बयान आया है। क्या कहना चाहेंगे आज समाजवादी पार्टी के निशानों पर आप कौर भारतेंद्र सिंह जी? मेरा मानना यह है कि राजनीतिक विचार के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। राम अवतार सैनी जी बहुजन समाज पार्टी के ज़िला अध्यक्ष थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। हमारे पास उस समय सैनी नेता नहीं था। पार्टी का मन था कि सैनी नेता को, ज़िले के सैनी नेता को चांदपुर से लड़ाया जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए, यहाँ से चुनाव हार गए, दुर्भाग्य रहा। पार्टी ने तो पूरा जोर लगाया, उसके बाद ये अपनी पार्टी बना ली, फिर ये सपा में चले गए। तो व्यक्ति जो अपने मन को, अपने दिल को नहीं पहचान रहा, वो दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा, क्या दिखाएगा। लगभग ऐसी ही कहानी रुचि वीरा जी की भी है। कांग्रेस में आप रहीं, लोक दल से हमारी ज़िला पंचायत की अध्यक्षा रहीं, बीच बीच में भाजपा से भी बड़ी अच्छी चर्चा वर्चा रहती है, कहीं इधर भी आका उनका झुकाव रहता है, फिर कभी लौट जाती हैं आधे रास्ते में से। तो बीएसपी से भी चुनाव लड़ी हैं। तो इस तरह से ये मौका परस्त लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं। इस समय तड़फन होगी सत्ताधारी लोगों को, क्योंकि सत्ता हमारी है। ऐसा भी लगता है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई पर्दे के पीछे घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और राजा भारतेंद्र सिंह जी? हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गुटबाजी होना स्वाभाविक है।
अगर लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर अपनी बात आप खुल के कह सकते हैं, तो फिर ये बात निश्चित है कि कुछ मेरी बात से प्रभावित होंगे, कोई किसी दूसरे नेता की बात से प्रभावित होंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपने बीच में चलता रहता है खांचा खांची। मेरे ख्याल से इससे संगठन का कोई नुकसान नहीं होता, इससे सक्रियता बढ़ती है। सब एक पथ के और एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। शिव जी की बारात है, हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ पर है अपनी पार्टी में। कुछ भूत हैं, कोई पिशाच हैं, कोई सांप हैं, मगर हमारी पार्टी में ये दम है कि उन्हें सबको हिंदुत्व के पथ पर लेके चलती है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नेता दिगंबर सिंह जी के भी खिलाफ, उनके भी निशाने पे हैं, और दिगंबर सिंह जी ने तो बाकायदा एक पंचायत करके कहा कि भाई राजा साहब ही फर्जी है, राजा का ओहदा ही फर्जी है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ सर। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सभी उपाधियां रद्द कर दी, और जो एक वादा किया गया था कि जो पुराने परिवार हैं जिन्होंने स्वेच्छा से स्वतंत्रता के संग्राम का हिस्सा बने थे, उन्हें प्रिवी पर्स दिया जाएगा, वो भी सब रद्द किए गए। तो उनकी बात बिल्कुल सही है। मगर अगर कोई प्यार से अपने बेटे को राजा बेटा कहता है, अपने भाई को राजा भैया कहता है, तो ये उसका प्यार है। अगर मुझे कोई प्यार से कुछ भी कह रहा है, मेरे पिता की वजह से मुझे कुंवर कह रहा है, तो ये प्यार और ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। मैं उनका बहुत ये उनका बड़प्पन है, मेरा बड़प्पन है ही नहीं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ इस मेरे प्रति प्यार के लिए। बड़े गर्व की बात है हमारे खाप के चौधरी ओमपाल सिंह जी यहाँ पधारे हैं हमारे बीच में। आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हर मौके पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये सब आप सबका बड़प्पन है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है।